हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? क्या बात, बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो। कल आपने पढ़ा घर जाके? ये क्या पढ़ा था आपने कल? हाँ, AS21। पता नहीं क्या था, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन चल रहा था। कह रहे थे आप किसी पे कंट्रोल करते हैं ना, आपके 51% से ज्यादा शेयर्स है तो आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एज पर कंपनीज एक्ट। AS21 उसका प्रोसीजर बता रहा था कि ऐसे बनानी पड़ेगी। यही बात हुई थी मेरे ख्याल, है ना? और हमने ये बात करने के लिए काम शुरू कर दिया था। मैं ना पहले भी लास्ट में ना एक टॉपिक हुआ था जब मिड में शेयर खरीदते थे, याद होगा आपको। हमने करना किया क्या था, हमने ऐसे किया था, देखो, शेयर परचेज की डेट और बैलेंस शीट डेट देखी थी। शेयर परचेज की डेट आई थी, देखो चल गया क्या? शेयर परचेज की डेट और बैलेंस शीट डेट देखनी थी। अगर दोनों सेम दिन है फिर तो कोई इशू तो आया ही नहीं था। फिर तो मैंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट देखी थी, उसमें से नेट एसेट्स माइनस कर दी थी। मेरे पास गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ गया था। और नेट एसेट्स कैसे निकाली थी? इक्विटी शेयर कैपिटल जोड़ ली थी और रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ लिए थे। ऐसे किया था। इसमें नीरज लिमिटेड का कितना हिस्सा है और वो आके यहां माइनस हो गया था। प्रॉब्लम आई थी जब शेयर यहां पर, शेयर परचेज यहां पर है, बैलेंस शीट यहां पर है, तब यहां पर मुझे बनानी पड़ी थी और इसके बाद के प्रॉफिट को पोस्ट प्रॉफिट कहा गया था। एक क्वेश्चन किया था हमने, जब शेयर परचेज यहां पर हो, बैलेंस शीट यहां पर हो और यहां पर डेटा गिवन हो, तो आपको खींचकर यहां पर लाना हो। मैं इसकी एक एग्जांपल के जरिए एक बार प्रैक्टिस कराना चाहता हूं ताकि आपको याद हो जाए अब तक हमने क्या किया था, फिर आज का काम शुरू करूंगा। आ जाओ, एग्जाम्पल पोर कर लिया था आपने? अच्छा, तो एक पंगा लूं फिर मैं। अभी तक मैं 100% होल्डिंग रखता था, मैं 80% होल्डिंग करता हूं। तब क्या पंगा आएगा, तब देखना कितनी अच्छी बात होगी। आ जाओ, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए अपनी डिस्कशन रखना चाहता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। NM फिक्स एसेट्स 10,000 और 8,000। इन्वेस्टमेंट इन M लिमिटेड 125 रुपए का एक शेयर, 10,000 रुपए। करंट एसेट्स 10,000 रुपए और 16,000 रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 रुपए और 8,000 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद, एक सेकेंड बस, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद लोन 4,000 रुपए और 6,000। देखना टैली हो रही है, 30 और ये भी 30 ही है, 24। अब शेयर परचेज ऑन
1 अप्रैल, या चलो इसी दिन कर लेते, 31 मार्च को छोड़ो, 31 मार्च 2026 इसी दिन शेयर परचेज कर लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर तो बड़े आसान सा काम हो गया। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं ना इसको ना पहले एक बार ओल्ड फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर नए फॉर्मेट में आऊंगा, बस समझाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अब आ जाओ सॉल्यूशन। अगर पुराने फॉर्मेट की बात करूं तो ऐसी बनेगी ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वैसे ही बना रहा हूं पुराने फॉर्मेट में समझाने के लिए आपको। चलो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सबसे पहले क्या निकालूं? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। मैं कितने परसेंट शेयर होल्ड करता हूं, देखना कितने आ रहे हैं। 10,000 डिवाइड बाय 125, कितने आगे शेयर? 80। 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। लो जी, 80% शेयर हमारा है। आराम से सोच लेना, मुस्कान की एसेट्स में 80% एसेट्स हमारी हैं। नहीं समझ में आई बात? जब हमने सिर्फ 80% पैसा लगाया हुआ है मुस्कान में, तो 80% तो नीरज है, बाकी 20% कहीं और लोग होंगे। नहीं समझ में आई बात? कंट्रोल तो हो गया ना मेरा, मतलब इस एसेट्स में 80% हिस्सा मेरा है, इस एसेट्स में 80% हिस्सा मेरा है, इस एसेट्स में 80% हिस्सा मेरा है। नीरज का हिस्सा 80% है। समझ में आती है बात? मतलब 8, 16, 24 माइनस 6, 18 में 80% हिस्सा नीरज का है, 20% हिस्सा बाहर वाले लोगों का है। बोलो पक्का? मैं एक बात अभी बोलता हूं ध्यान से, चलो मेरे साथ बोलना। मुस्कान की फिक्स एसेट्स में 80% हिस्सा नीरज का है, 20% हिस्सा छिटपिट लोगों का है, 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट। करंट एसेट्स में 80% हिस्सा नीरज का है, 20% हिस्सा माइनॉरिटी है। इस लोन में 80% हिस्सा नीरज का है, 20% हिस्सा माइनॉरिटी है। बात समझ में आ रही है? चलो अब हम करते हैं, हमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कौन सी तारीख की है ये? 31 मार्च 2026 की। कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी है? 10,000 की। इसमें से माइनस करता हूं नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स निकालनी पड़ेंगी। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 26 को 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? 8,000। टोटल कितनी होगी नेट एसेट्स? 18,000। क्या सारी की सारी नीरज की है? नहीं, इसमें सारी पे मेरा हक थोड़ी ना है। कितने पर हक है मेरा? 80 पर। हाँ या ना? मैं यहां पर कहूंगा नीरज लिमिटेड का हिस्सा 80% है, 18,000 का 80%, कितना? 14,400। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%, बाकी लोगों का 20% हिस्सा है। कितना हो गया? 36। हाँ या ना? मैं इस 14,400 को ऊपर लिखूं ना, पूरे 18 को तो ना लिखूं ना। जब मैंने 80% शेयर खरीदे 10,000 में, तो 80% ही तो एसेट्स मेरी होंगी। मेरे पास क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। हाँ या ना? बोलो। अब यहां तक की कोई दिक्कत है किसी को?
अब मैं डिस्कशन करता हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। फिक्स्ड एसेट्स 10,000 तो मेरी है, प्लस कितनी करूं मुझे ये बता दो। 8,000 का 80% यही होना चाहिए, पर करूंगा पूरी 8,000। अब आप मुझसे पूछोगे क्यों? पूछो क्यों? माइनॉरिटी कोई चलती थोड़ी ना, उनकी चलती तोड़ने चलनी किसकी है? 51% से 50% से ज्यादा वालों की। बेचारों ने खाली पैसा ही लगा रखा है, जो भी डिसीजन होते हैं सब हमने लेने होते हैं। मैं ऐसे कैसे दो, ये 10 तो मैंने पैसा दिया, मेरे पास है, मैं ओनर हूं, ओके। इसमें से 80%, 8,000 का 80%, 6400 की बात कर रहा हूं। पैसा दिया और कंट्रोल पाया, कंट्रोल पाया पैसा देकर। और ये जो 3600 की बात करो, 2600 की, कंट्रोल पाया बिना पैसे दिए, फ्री का मालिक। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? आप मेरी बात समझे, मेरे पास कंट्रोल तो मेरे पास पूरा है। ना माइनॉरिटी की भी बात करता हूं। अब एक दिक्कत आपको आएगी, वो दिक्कत ये आएगी कि माइनॉरिटी को फालतू पैसा जुड़ेगा, उसका कैसे करेंगे। पहले आप मेरे को एक बात बताए, आपको ये समझ आती है इस 18,000 में 3 तरह की एसेट्स है। एक जो मेरे पास है, मैंने पैसा दिया, मेरे कंट्रोल में है। एक जो मैंने पैसा दिया, कंट्रोल में है पर मेरे पास नहीं है। एक ना मैंने पैसा दिया ना मेरे पास है, पर कंट्रोल में मेरे ही है। बोलो, बताओ 18 का 18 ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसमें वैसे 20% शेयर पालतू ऐड हो गया, जो बिना पैसों के कंट्रोल है। बोलो है, क्या कह रहे हो? वो अभी रुको, आप कहोगे होना यही चाहिए। करंट एसेट्स 10 और 16 26, होना तो 80% चाहिए था। यहां भी 80, यहां भी 80, यहां पर 20% फालतू ऐड हो गया है। वो इसलिए ऐड हो गया क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है, हक है मेरा उसके ऊपर। अभी आगे चलते हैं। लोन 4,000 और 6,000, 10,000। इसमें भी 20% फालतू ऐड हो गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 तो मेरा है ही है, कुछ कैपिटल रिजर्व आया था। कितना आया था? 10,400। आपको बताओ 20%, 80% का तो मैंने हिसाब कर ही दिया है। मैंने यहां से अपनी इन्वेस्टमेंट हटा दी है, जो ज्यादा कम हुआ था वो कैपिटल रिजर्व में चला गया है, बाकी रह गया 20%। मतलब इसके 8,000 में 20%, 16,000 में 20%, 6,000 में 20%, मतलब नेट एसेट्स का 20% फालतू है, 3,600 रुपए। मैं उसे ये लिख दूंगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,600। मैं बताना चाहूंगा जो 18,000 रुपए की एसेट्स है, जो 26,000 रुपए की एसेट्स है, जो 10,000 रुपए का लोन है, इसमें 3,600 रुपए का बाहर वाले लोगों का है। बस मेरे तो कंट्रोल में है, वो मेरे कहे अनुसार चलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपने यहां पर फालतू जोड़ा है। 8,000 का 20% 1,600, 16,000 का 20% 3,200, 6,000 का 20% 1,200, 3,600 ही रह गया था। 1,600 और 3,200 4,800, 4,800, 1,200 और 3,600 4,800। नहीं समझ में आई बात?
बोलो भाई 20%। देखो ये कह रही है कि सर 20 माइनॉरिटी इंटरेस्ट उधर क्यों लिखा है, मुझे मैच करना था बैलेंस शीट को। अब आराम से देखो, मैंने यहां 20% एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, 75% की तो मैंने इन्वेस्टमेंट हटा दी है, 70% की तो मैंने इन्वेस्टमेंट हटा दी है, अब उसकी जगह पर लिखा है 20% एक्स्ट्रा जोड़ा है। 20% 80% तो ये है, मैंने यहां पर 80% की तो अपनी इन्वेस्टमेंट हटा दी है और 20% 3200 एक्स्ट्रा जोड़ा है। यहां पर 80% की तो अपनी इन्वेस्टमेंट हटा दी है, इसके बदले 20% 1200 एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो एक्स्ट्रा कितना जोड़ा है? 3600। ये एक्स्ट्रा वाली बैलेंस शीट टैली कर दी मैंने। बोलो समझ में आ गई आपको मेरी बात? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है, तो शेयर होल्डर फंड के नीचे दिखाया जाता है अलग से। अभी दिखाऊंगा कैसे दिखाया जाता है। पहले आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं सिखाना यही चाहता था कि ये हुआ क्या है। पक्का? इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे सब में 100% आपकी होल्डिंग थी। अब आपकी होल्डिंग आई है 80%। 40 हो तो ये काम ही नहीं होगा। ये तो तब होगा जब 50% से ज्यादा होल्डिंग होगी आपको। मैं एक काम करता हूं, अभी एक और एग्जांपल बनाता हूं ऐसा ही। एग्जांपल नंबर 6, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। नीरज लिमिटेड एंड मुस्कान लिमिटेड। अभी दिखाऊंगा कहां पे दिखाना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी, तो अब देखिए सिर्फ अब नए फॉर्मेट में करके दिखाऊंगा। एसेट्स 10,000 और 8,000, इन्वेस्टमेंट 125 रुपए ईच, 10,000 शेयर। करंट एसेट्स 10,000 और 16,000, 30,000 और 24,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 और 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 और 8,000 और लोन 4,000 और 6,000। 30 और 24, ठीक है, 125 रुपए ईच। शेयर परचेज ओन 1 अप्रैल 2025। हमने 1 अप्रैल 2025 को शेयर खरीदे हैं। आप मुझे बताओ, मुझे जो नेट एसेट्स चाहिए किस दिन की चाहिए? 1 अप्रैल 2025 की। P&L ऑफ M लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2025 इज ₹5,000। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। करें शुरू? आ जाओ सॉल्यूशन। बैलेंस शीट बनानी है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। यहां आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर होल्डर फंड के बाद हेडिंग बनेगी अब नॉन करंट लायबिलिटीज। और फिर करंट लायबिलिटीज।
नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। देखिए मेरे पास कितने परसेंट शेयर है। 10,000 डिवाइड बाई 125, 800। 80, 80% शेयर्स आ गए। कोई डाउट है? पक्की बात है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20%। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट कितने की है मेरी, और ये कौन सी तारीख को है? 1 अप्रैल 25 को, 10,000 रुपए की। अब इसमें से मुझे माइनस करनी है नेट एसेट्स, और वो भी किस दिन की करनी है? 1 अप्रैल 25 की। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। शेयर कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल 10,000। मान के चलूंगा उस दिन भी यही होगी। वैसे तो ये 31 मार्च 26 की है, मैं मान के चलूंगा 1 अप्रैल 25 को भी यही होगी। अब प्री प्रॉफिट, उस दिन कितने प्रॉफिट थे? अब मुझे उस दिन के प्रॉफिट्स के लिए करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। टोटल, पोस्ट, प्री, रिजर्व एंड सरप्लस। 31 मार्च 26 को टोटल कितने हैं? 8,000। उस दिन कितने थे? ये रहा 1 अप्रैल 25 को 5,000। बोलो पोस्ट कितने हो गए? 3। ये 5,000 तो कहां चला जाएगा? ऊपर। ऊपर कितनी नेट एसेट्स हो जाएंगी? 15,000। इसमें नीरज लिमिटेड की कितनी हो जाएंगी और माइनॉरिटी की कितनी हो जाएंगी? 80% इसकी, 20% इसकी। 3,000 और 12,000। और जो ये बाद में कमाए हैं, इसमें नीरज लिमिटेड के कितने और माइनॉरिटी के कितने? हर बार ऐसा होगा जब भी प्रॉफिट कमाएंगे। 2,400 नीरज के, 600 माइनॉरिटी का। हाँ या ना? बोलो बच्चों, पक्का ना? अब आराम से। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 12,000, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नेट एसेट्स 12,000। कैपिटल रिजर्व 2,000। बोलो पक्का ना? नहीं समझ में आया? नेट एसेट्स में 12,000 है। मैंने इन्वेस्टमेंट की 10 की, नेट एसेट्स ली 12 की, तो 2,000 है कैपिटल रिजर्व। बोलो यार पक्का? सोच लो। ये 2,000 का तो कैपिटल रिजर्व आ गया। आप बैलेंस शीट जोड़ लो। आ जाओ बैलेंस शीट करें। फिक्स एसेट्स 10 और 8, पीपीई 10,000 और 8,000, 18,000। इन्वेस्टमेंट तो हटी जाएंगी। करंट एसेट्स 10 और 16, 26। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000,
रिजर्व एंड सरप्लस 6,000, उसका तो लेना ही नहीं ना ये दोनों, 6,000। लोन 4,000 और 6,000। कैपिटल रिजर्व आया है, कितने का है कैपिटल? 2,000 का। और बाद में प्रॉफिट कमाए नीरज के लिए 2,400। $8,400। बोलो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिस दिन खरीदा था उस दिन 3,000 का माइनॉरिटी पे कंट्रोल था, 600 का फिर कंट्रोल आ गया, 3,600। क्या आपको समझ में आई बातें? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक बात बताओ, इस 8,000 की एसेट्स में 20% माइनॉरिटी है, इसमें 20% माइनॉरिटी है, इसमें 20% माइनॉरिटी है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं ऐसे निकाल सकता हूं, इस कैपिटल में 20% माइनॉरिटी और इस 8,000 में 20% माइनॉरिटी। अब मैंने 8,000 के दो टुकड़े कर दिए, एक 5 और एक 3। 5 तो यहां पे लाकर जोड़ लिया, 3 को अलग से जोड़ा, तो माइनॉरिटी एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो जगह आएगा माइनॉरिटी। नेट एसेट्स का 20%। क्या समझ में आई है? पक्का? और एग्जाम्पल के जरिए डिस्कशन करता हूं, शायद और अच्छा समझ में आए। एक काम करता हूं, और समझाने के लिए और एग्जाम्पल कराता हूं, बस मैं ये एग्जाम्पल के जरिए आपको बातें समझा पाऊंगा, उसके बाद सारी बातों को लिखवा दूंगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना। एग्जाम्पल नंबर 7, बैलेंस शीट ऑफ नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड। यार ऐसे ना लिखो ना, नीरज और मुस्कान अलग अलग है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। शेयर बीच में परचेज कर लो इस केस में। बैलेंस शीट है, आपको क्वेश्चन में नए फॉर्मेट में बनेगी, मैं तो प्रैक्टिस के लिए सिखा रहा हूं आपको। नए फॉर्मेट में दिखेगी ये बैलेंस शीट है। आप बना तो रहे नए में हो, लेकिन पढ़ रहे हो जो यहां पर क्वेश्चन के अंदर, वो पुराने फॉर्मेट में पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आराम से उस फॉर्मेट में हम काम कर पाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स 10,000 और 8,000। इन्वेस्टमेंट 125 रुपये ईच, 10,000। करंट एसेट्स 10,000 और 16,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 और 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 और 8,000। लोन 4,000 और 6,000। कितना हो गया? 30 और 24। ठीक है। शेयर परचेज बाय एन लिमिटेड एज ऑन 30 सितंबर 2025। समझ में आ गया अब आपको? अब की बार शेयर परचेज कब की है? 30 सितंबर। मैंने वही तीनों प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है, बस अब 80% शेयर के साथ। रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एम लिमिटेड ओन 1 अप्रैल 25, 5,000। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट
आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। करें शुरू और बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सॉल्यूशन, लो जी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कैलकुलेट करें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। मेरे पास 10,000 डिवाइड बाई 125 और 10,000 डिवाइड बाई 100, 80 डिवाइड बाई 100 80% है। कोई डाउट है किसी को कि मेरे पास 80% होल्डिंग है? अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट पर है ये? 30 सितंबर 2025 पर। कितने की हैं? 10,000 की। अब जो मुझे नेट एसेट्स माइनस करनी होंगी वो कौन सी करनी होंगी? जो 30 सितंबर की होगी। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। चलो नेट एसेट्स निकालनी है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन से दिन की चाहिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल? 30 सितंबर की। मैं क्या मान के चलूंगा? यही 10,000 होगी। 1 अप्रैल की भी यही होगी, 31 मार्च की भी यही होगी, 30 सितंबर की भी यही होगी, जब आपने कुछ चेंज ही नहीं की। अब प्री प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट अप टू 30 सितंबर। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। टोटल कितने प्रॉफिट है? पोस्ट वाले कितने हैं, प्री कितने हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। 8,000 टोटल है। हमने कब तक के निकालने हैं? 30 सितंबर तक के। और 1 अप्रैल को दिए हुए हैं 5,000। तो जो ये 3,000 है, अभी ये पोस्ट नहीं हुए क्योंकि ये तो 1 अप्रैल के बाद है। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने अभी इसमें पेंडिंग है, जिसे बोलते हैं हम टाइम एडजस्टमेंट। 3,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, यहां से माइनस कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे। 6500 रुपये प्री प्रॉफिट हो गया, 1500 रुपये पोस्ट का प्रॉफिट हो गया। बोलो, ये प्री प्रॉफिट तो ऊपर चला गया 30 सितंबर तक। 16,500 रुपये 30 सितंबर को नेट एसेट्स हो गई। बोलो बच्चों, इसमें नीरज लिमिटेड का हिस्सा 16,500 का 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%। कितना आ गया? 13,200 और 33। इधर से पोस्ट के प्रॉफिट में नीरज लिमिटेड का हिस्सा 80%, 1,200। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%, 300। बोलो बच्चों, पक्का ना?
ये नेट एसेट्स मेरी हो गई 13,200 की। मुझे तो उस दिन कैपिटल रिजर्व आया 3,200 रुपये। बोलो पक्का ना? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गई बात? मतलब ये हुआ मेरे पास कि बैलेंस शीट जोड़ना शुरू था। फिक्स एसेट्स 10 और 8, $18,000। फिक्स एसेट्स के बाद करंट एसेट्स 10 और 16, 26। इन्वेस्टमेंट तो हटा दूं मैं अपनी। कैपिटल 20, रिजर्व एंड सरप्लस 6। लोन 6 और 4, 10। कोई डाउट बच्चों? अब कैपिटल रिजर्व 3,200। यहां से जो मैं करता हूं मुझे यही चीजें चाहिए होती हैं। कैपिटल रिजर्व 3,200, माइनॉरिटी 3,300 ये रहा और 300 ये रहा, 3,600 और प्रॉफिट 1,200। प्रॉफिट 1,200 और ये 3,600। यही है ना? कितने कितने रुपए? और ये बैलेंस शीट टैली होगी। टोटल करो 44,000। कोई डाउट है? बोलो बच्चों, कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं आप मुझे। मैं काम करता हूं, मैं थ्योरी में लिखवाता हूं आपको। थ्योरी में अभी तक आपने पता क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना। स्टेप 1 बनाकर लिखा होगा, याद है आपको? है ना? अब आपके इसके बाद स्टेप 2 बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट बाय एच लिमिटेड माइनस नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ये आ जाएगी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये सब कैलकुलेशन किस दिन करनी है आपको? ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर। मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख दूं, यहां पर ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स। मैं भी एक एग्जांपल मेरे मन में चल रहा है, उसके जरिए बड़ी क्लैरिटी करूंगा आपकी। यहां तक समझ में आ गया आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व? ये नोट बना के लिख दो यहां पे, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। नोट बना के लिखता चला जाऊं। नोट है, एक और नोट लिखो। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या चीज आ जाएगी? कैपिटल रिजर्व, नहीं गुडविल। अगर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ज्यादा है नेट एसेट से तो आ जाएगी गुडविल, और अगर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम है नेट एसेट से तो आ जाएगी कैपिटल रिजर्व।
कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। अब मुझे नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। आपका पहले स्टेप 1 चल रहा था, अब ये स्टेप 2 चल रहा है। स्टेप 2 में आपने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालनी है, नेट एसेट्स निकालनी पड़ेंगी। तो नेट एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, कौन सी डेट की? ऑन द डेट ऑफ शेयर परचेज। बोलो। प्लस प्री प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ शेयर परचेज। ये टोटल नेट एसेट्स आ जाएगी। इस टोटल एसेट में एच का हिस्सा कितना और माइनॉरिटी का हिस्सा कितना? एच लिमिटेड शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर। मेरी बात समझ में आ गई? नेट एसेट्स आ गई। अब ये प्री प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। टोटल पोस्ट प्री, पी एंड एल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी है, प्री पोस्ट हो जाएगा। ये प्री वाला तो सारा चला ही गया। जो ये पोस्ट वाला है, इसमें नीरज लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। मैं नोट लिखता हूं यहां पर। If there is share purchase date or and लिख लो and balance sheet date are same, then there is no post profit. If then share ऐसे there छोड़ो। If share purchase date and balance sheet date are same, then there is no goodwill or no post profit कह लो। मैं कहना ये चाहता हूं, यहां पर बना के भी दे सकते हैं। बैलेंस शीट डेट भी ये है, शेयर परचेज डेट भी ये है, तो पोस्ट प्रॉफिट का मतलब ही नहीं है। बोलो अगला नोट। इफ शेयर परचेज इन द बिगिनिंग एंड बैलेंस शीट डेट एट द एंड, देन देयर इज पोस्ट प्रॉफिट। मैं कह ये रहा हूं, अगर ये बैलेंस शीट डेट है, ये शेयर परचेज डेट है, तो यहां से यहां तक के प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट होंगे। इफ शेयर परचेज in the middle of year and balance sheet date closing year, then time adjustment also required.
तो टाइम एडजस्टमेंट और होगी। मैं क्या रहा हूं, यहां शेयर परचेज है, यहां बैलेंस शीट डेट है, तो यहां के प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट होंगे, जिसके मुझे दो टुकड़े करने पड़ेंगे। इधर वालों को प्री बोलूंगा और इधर वालों को पोस्ट बोलूंगा। मैं यही कह रहा हूं, टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं ना अब एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूं जिसमें अब तक की सारी बातें कवर्ड हो जाए, ताकि आपको ये सारा समझ में आ जाए चल क्या रहा है, बीमारी क्या चल रही है। ये मैं बता क्या करना चाहता हूं, मैं आपको बताऊं। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ऐसे, अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ना 1 अप्रैल को शेयर खरीद लूंगा, 31 मार्च को साल खत्म होएगा, मैं कहूंगा इस दिन कंसोलिडेशन बनाकर दिखाओ, फिर बेचूंगा नहीं उन शेयर्स को, सब्सिडरी बनाकर रखूंगा। 31 मार्च को यहां पर बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, 31 मार्च की यहां की बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। इस क्वेश्चन के जरिए पूरी क्लैरिटी बन जाएगी। क्या मैं शुरू करूं? बोलो, पक्का ना? आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपके पास क्लैरिटी बनाएगा। एग्जाम्पल नंबर कितना चल रहा है? 8। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2025। 2025 की बातें बता रहा हूं पहले मैं। दिल तो मेरा कर रहा है जो इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊं ना, इकट्ठी तीनों पे बना दूं एक साथ, 25 की, 26 की, 27 की। देख लेंगे, चलो देख लेंगे, रुक जाओ, बेकार में डराना। फिक्स एसेट्स 10,000 और 8,000, क्लियर। इन्वेस्टमेंट इन मुस्कान लिमिटेड 125 रुपए का एक, 10,000 शेयर्स। करंट एसेट्स 10,000 और 3,000, या चलो 13,000, 3 तो कम हो जाएगा, 10,000 और 13,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 और 5,000। फिर लोन 4,000 और 6,000। 10 से 16, 5, 21 हो गया, ठीक है। 30,000। शेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 25। कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं तो बड़ा सीधा सा हिसाब हो जाएगा। 1 अप्रैल 25 को शेयर खरीदे, उसी दिन की बैलेंस शीट है, नए तरह से सीधी मिल जाएंगी। अब साल चलता रहेगा, आखिरकार साल का एंड भी तो होगा ही ना। अब साल का एंड होगा तो क्या होगा? कुछ प्रॉफिट कमाए होंगे हमने, मैंने भी कुछ प्रॉफिट कमाए होंगे, मुस्कान ने भी कुछ प्रॉफिट कमाए होंगे। ये लो, मैं अब बैलेंस शीट दे रहा हूं एज ऑन 31 मार्च 2026 की। अब देखते क्या है। फिक्स्ड एसेट्स मैं वही 10,000 की और 8,000 की। इन्वेस्टमेंट वही इन एम लिमिटेड, सेम उठा रहा हूं मैं बैलेंस शीट को, 125 रुपए ईच, 10,000 शेयर। अब मैंने प्रॉफिट कमा लिए। जो मेरी करंट से पहले 10 की थी ना, वो 15 की होगी, तो मैंने कितने प्रॉफिट कमा लिए होंगे? 5। करंट एसेट्स 10 की जगह 15, और ये 13 की जगह 16 हो गया। इसने कितने प्रॉफिट कमा लिए होंगे? 3। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल सेम है, वही की वही होगी जो पहले थी, 20,000 और 10,000। अब हमारे रिजर्व एंड सरप्लस चेंज हो गए होंगे। सोच के देखो कितने हो गए होंगे। मेरे 5 से बढ़ गए होंगे, 6 और 5 11, उसके 5 और 3 8,
लोन वही है। अब एक काम करते हैं और आगे चलाते हैं साल को। 35,000, 21,000, 35,000 और 21,000, क्या पे 16 और 8 24। अब अगला साल भी तो आएगा ही ना, फिर क्या होगा, और प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे? लॉस की तो अभी तक पहुंचा ही नहीं, प्रॉफिट ही कमा रहे अभी तो। लो जी, बैलेंस शीट होनी 31 मार्च 2027। सेम बैलेंस शीट बनाऊंगा। फिक्स एसेट्स वही 10 और 8 है। इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड 125 रुपये ईच, वही इन्वेस्टमेंट रखी हुई है हमने। डेट ऑफ परचेज वही है इन्वेस्टमेंट की, स्टार्टिंग में खरीद ली थी। करंट एसेट्स पहले कितने करंट एसेट्स है मेरी? 5 का प्रॉफिट फिर कमा दिया 20, वहां कितने की है 16, 5 का यहां भी कमा दिया, 6 का कमा दिया, चलो 16 और 6 22। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बनेगी? 20,000। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएंगे, बताना कितने कितने हो जाएंगे? 16 और 14। और लोन कितना हो जाएगा? 4 और 6। ये टैली होगी बैलेंस शीट। 40 और 34। कोई डाउट है? अब आराम से हमें बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं तो ये कह रहा था कि बैलेंस शीट एक ही बना दूं, बस वो कॉलम बना दूंगा, ये इस साल की, ये इस साल की, ये इस साल की, कितनी नहीं बनानी पड़ेंगी। मैं तो बस इतनी सी बात बोल रहा था कि थोड़ा क्वेश्चन कराना आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैं बैलेंस शीट ये 1 अप्रैल 2025 की बैलेंस शीट बनाऊंगा, 31 मार्च 2026 की, 31 मार्च 2027 की। मैं तो ये कह रहा हूं कितने सालों की बनवा लो मुझसे, ऐसे प्रॉफिट बढ़ाते चले जाओगे, आपने करना भी क्या है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स। चलो अब मैं सबसे पहले, आप सोच देखो, पुरानी बैलेंस शीटें बिल्कुल नहीं देखनी आपको। आपको ये वाली बैलेंस शीट दी, आपको यही तो देखोगे ना, आप ये तो ना पुरानी बैलेंस शीटें देखने बैठ जाओगे। जिस साल में बैठोगे उसी साल की बैलेंस शीट तो देखोगे। 1 अप्रैल 2025 की बना रहा हूं। पहले सबसे पहले क्या निकालोगे? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग।
आप पहले समझ लो कितना आ गया परसेंट, वही 80% है। खैर ये तो आप जब पहले साल की बैलेंस शीट देखोगे ना, आपको बैलेंस शीट किस डेट की दी हुई है, 1 अप्रैल 25 की, और शेयर परचेज डेट क्या है, सेम। बोलो, चलो मैं करता हूं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, चाहता तो मैं वो भी 3 लाइनें बना सकता था, ऐसे कहते तो बना दूं, नहीं समझ में आ रही बात कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं लिखना पड़ेगा बार बार, 3 कॉलम बना देता हूं। बोलो, बना दूं, चलो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व 1 अप्रैल 25 की बना रहा हूं, ठीक है ना। आप मुझे बताओ बैलेंस शीट में देख के इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000। बोलो बच्चों, नहीं समझ में आई बात मेरी? हाँ जी, आगे बात समझ में। माइनस क्या करूंगा इसमें से, नेट एसेट्स। वो नेट एसेट्स भी कौन से दिन की होनी चाहिए, 1 अप्रैल 25 की। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स 1 अप्रैल 25। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है मुस्कान की उस दिन, रिजर्व एंड सरप्लस उस दिन कितने सीधे मिल गए क्या, यही प्री प्रॉफिट है ना। बोलो, 5,000। टोटल कितना हो गया, 15,000। अब इसमें नीरज लिमिटेड का शेयर कितना है, 80। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 3,000। इसमें प्री पोस्ट तो अलग करने ही नहीं पड़े मुझे, बोलो ना। हाँ, नहीं समझ में आई बच्चों बात, पक्का ना, मुझे प्री पोस्ट अलग करने ही नहीं पड़े इसके अंदर। तो सीधा आ गया कि नेट एसेट्स में 12,000, 2,000 का कैपिटल रिजर्व। बोलो बच्चों, पक्का ना। तो मेरे पास अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा। फर्स्ट वाली फिक्स एसेट्स 10 और 8 18, बोलो बच्चों, आगे फिक्स एसेट्स के बाद करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट तो हटा दूं ना अपनी, 10 और 13 23। आगे कैपिटल 20, रिजर्व एंड सरप्लस 6 और लोन 4, 10 20 6 और 10। 20 6 और कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, यही है क्या, 10 वो है लोन, कैपिटल रिजर्व 2, लोन 6 और 4 10, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,000। कोई डाउट है यहां तक? 26 और 2 28, कितना आ गया 41, और यहां पे कितना आ गया 41। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता दे, बोलो पक्का। अब ये वाली बैलेंस शीट तो भूल जाओ, अब साल खत्म हुआ ये बैलेंस शीट नजर आएगी, पर इसको मुझे बताना जरूर पड़ेगा कि लास्ट में प्रॉफिट कितने थे। अगर ये नहीं बताएगा फिर तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई? आओ देखते हैं कैसे। जब ये बैलेंस शीट होगी तो ऐसी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालोगे,
हाँ या ना? अब मुझे जो बैलेंस शीट दे रखी है वो कौन सी डेट की दे रखी है ये बता दो मुझे। 31 मार्च 25 26। शेयर परचेज कब है? 1 अप्रैल 25। क्लियर? मुझे जो अपनी नेट एसेट्स निकालनी है वो कौन से दिन की निकालनी है? इस दिन की। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है वो इस दिन की है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे इस दिन के। यही तो मुद्दा है। बोलो, आ जाओ मैं निकालता हूं। मैंने ऐसी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाली। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने के बाद मैं क्या लिखूंगा? अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है? मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000। कौन सी डेट को है? 1 अप्रैल 25 को। ये लो जी, 1 अप्रैल 25 को ही इन्वेस्टमेंट की डेट 10,000। बोलो, ऐसा ही होगा ना? अब मुझे क्या निकालनी पड़ेंगी? नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स निकालनी पड़ेंगी, वो भी कौन सी डेट को निकालनी है फिर मुझे? 1 अप्रैल 25 को। मैं बैलेंस शीट में गया, मैंने कहा कैपिटल कह रहे 10,000, मैंने कहा पुरानी कैपिटल कह रहे वो भी 10 ही थी, हाँ या ना? तो मैंने वही 10,000 कैपिटल मान ली। मैंने कहा रिजर्व एंड सरप्लस, कहते देख लो कितना है रिजर्व एंड सरप्लस? 8,000। मैंने कहा पुराना 5, तो मुझे क्या अलग करना पड़ेगा? प्री और पोस्ट। तो मुझे यहां क्या बनाना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ गई है? और कैसे बनाना पड़ेगा? ये 2025 के लिए है, ये मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए बना रहा हूं। जब 31 मार्च 2026 दे रखा है मुझे। बोलो, तो कैसे बनेगा? टोटल पोस्ट प्री रिजर्व एंड सरप्लस। आज की डेट में कितना रिजर्व एंड सरप्लस? 8। उस दिन कितना था? 5। तो उसके बाद तक कितना है? 3। ये तो कैसा हो गया? प्री। ये तो सीधा चला जाएगा ऊपर। पांच कितना हो जाएगा? 15। इसमें नीरज का हिस्सा कितना हो जाएगा? 12। मुस्कान का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3। बोलो। और इधर नीरज लिमिटेड का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3,000 में 80%, 2400। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 600। बोलो बच्चों, पक्का ना? अब नीरज अपनी एसेट्स में कितना हिस्सा लिखेगा? 12। 2,000 का क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बोलो बच्चों, नहीं समझ में? ये थोड़ी ना चेंज हो सकता है। मैंने आज से 10 साल पहले मकान खरीदा, 10,000 का बिक रहा था, 12,000 का खरीदा था, तो उस टाइम पे 2,000 का लॉस हो गया था, वो तो 2 का ही रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है। आप समझे? अब मैं इस बैलेंस शीट को जोड़ता हूं। फिक्स एसेट्स 10 और 8 18, करंट एसेट्स 15 और 16, ये तो 18 और ये 15 और 16 31। शेयर कैपिटल 10, मेरी 20, 6 4 20 6 10 20,000 और लोन 10,000। अब ध्यान से, मेरा रिजर्व एंड सरप्लस 6 है, 6 के साथ साथ और भी आया। अब कितना आया? 2400। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना हो गया? 8400। 6,000 और 20 84। कैपिटल रिजर्व तो वही है। बोलो। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,000 तो ये रहा, और उसके बाद कमाया 600, 3600।
टोटल जोड़ो कितना आ गया, कितना आ गया बच्चे? 20 और 28, 2 30, 3 33, 10 43, कितना आ गया? 20 और 8 28, 28 और 2 30, 4 जगह प्रॉफिट बढ़ा था ना। प्रॉफिट कितने का बढ़ा था या प्रॉफिट कितना बढ़ा था? 5 का तो मेरा बढ़ा था, उसका भी तो बढ़ा था प्रॉफिट, तो 8,000 बढ़ने चाहिए। कितना बढ़ रहा है? मेरा प्रॉफिट कितना है यार? आपने बैलेंस शीट ही गलत देख दी। 11,000 है मेरा प्रॉफिट। अब मेरी बैलेंस शीट देखोगे ना, 11,000 और वो कितना है यार? 11,000 और 2,400, 13,400। वही बैलेंस शीट तो बननी है। कितना आ गया ये? 40। क्या समझ में आई आपको? एक काम करते भी तो है रास्ता, अभी कोई भी क्यों चल रहे हो? मैंने जानबूझ के 1 साल और बना लिया। अब कौन सी बैलेंस शीट देखोगे? ये वाली। मेरी बात समझ में आ रही है? अब फिर ये वाली बैलेंस शीट देखेंगे। इस वाली बैलेंस शीट में फिर क्या निकालोगे? आपके पास यही बैलेंस शीट है और यहां दे रखा होगा P&L अकाउंट ओन 1 अप्रैल 2025 दिन शेयर परचेज किए थे ऑफ रुपीज कितना था? 5,000 था ना, दे रखा होगा ये। आप इसकी चिंता मत करें, हमेशा स्टार्टिंग से देखना पड़ता है। नहीं समझ में आई? ये हमेशा स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा मैंने महंगे शेयर खरीदे कि उस दिन सस्ते खरीदे थे। ओए होए, मेरा कहने का मतलब ये है, अब मेरे को 1 2 3 नहीं 1 2 ये बैलेंस शीट दी है। शेयर परचेज डेट क्या है? 1 अप्रैल 25। मैं क्या मान के चलूंगा? कैपिटल तो यही रहेगी होगी। बात रहेंगे प्रॉफिट क्या? आप मुझे यहां के प्रॉफिट बताओ और यहां के प्रॉफिट बताओ। इसके बाद वाले सारे प्रॉफिट पोस्ट होंगे, चाहे 1 साल के हो, चाहे 2 के हो, चाहे 10 के हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? 10 साल तक चलते रहो ऐसे ही। हाँ या ना? तो मैं कैसे करूंगा? आ जाओ। मैंने अपना सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाली। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी आ गई? 80। फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा जी इन्वेस्टमेंट कब खरीदी है आपने? आप वही कहोगे 1 अप्रैल 25 को। 1 अप्रैल 25 को 10,000 की। मैं कहूंगा यहां की नेट एसेट्स निकाल कर लाता हूं और वो लेस कर दूंगा इस दिन क्या नेट एसेट्स थी। मैं 1 अप्रैल 25 को आपसे पूछ रहा हूं मुस्कान की कैपिटल कितनी थी? आप कह रहे हो आज तो 10 है। मैंने कहा फिर उस दिन भी 10 ही होगी जब कुछ नहीं कहा तो। मैंने कहा उस दिन के प्रॉफिट कितने थे? आपने कहा तो मुझे वो तो नहीं पता, मुझे टोटल पता है आज के। तो मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट 31 मार्च 2027। टोटल पोस्ट प्री रिजर्व एंड सरप्लस। अब आज के टोटल प्रॉफिट कितने? आज की बैलेंस शीट से देखोगे ना 14,000। जिस दिन शेयर परचेज किए थे उस दिन कितने थे? 5,000। उसके बाद कितने कमाए? 9,000। ये 5,000 तो प्री प्रॉफिट है, ये तो चले जाएंगे ऊपर 5,000 प्री प्रॉफिट्स।
टोटल हो जाएगा 15,000। इसके अंदर 80% नीरज का हिस्सा, बाकी माइनॉरिटी। नीरज का हिस्सा यहां ऊपर चला जाएगा। $2,000 वही कैपिटल रिजर्व, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। आज जब भी बैलेंस शीट बना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है। हां, जो बाद में प्रॉफिट कमाए 9,000 के, इसके अंदर नीरज का हिस्सा 7,200 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,800। इस क्वेश्चन से तो क्लैरिटी बन गई होगी पूरी यार, बोलो। तो चलो अब चलते हैं। फिक्स एसेट्स 18,000 और करंट एसेट्स 42,000। मैं अलग अलग बैलेंस शीट बनाता, मैंने थोड़ा लिखने से बचने के लिए ऐसा किया। नहीं समझ में आई बात। अब आगे, मेरी कैपिटल 20, मेरे रिजर्व 16। मेरे रिजर्व 16 हैं, लेकिन मैंने उसके बाद कुछ कमाया भी है इससे 7,200, 16,000 और 7,200। कितना आ गया 16,000 7,200? 23,200। कैपिटल रिजर्व तो उतना ही आ रहा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,000 तो यहां है, और उसके बाद 1,800 और आ गया 4,800। लोन सेम चल रहा है, टोटल कर लो 60,000। क्या आपको ये समझ में आई बात सारी? पक्का? सोच लो। मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन ने तो तुम्हारे दिमाग की नसें खोली होंगी कि जी हाँ चल क्या रहा है। बस उस दिन बैठकर मुझे माइनॉरिटी देखना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना और मैंने कितने में एसेट्स खरीदी, कितना मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ। उसके बाद के जितने भी प्रॉफिट होंगे उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, मेरा हिस्सा कितना है। हमारे अपने माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी में चला जाएगा, मेरे वाला मेरे P&L में जुड़ जाएगा। क्या आपको मेरी बात पूर्ण रूप से समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात पूर्ण रूप से समझ में आती है तो मैं एक बेस खत्म कर चुका हूं। इसका है क्या बेस? एक बात बताओ, जिस दिन शेयर परचेज किए उसी दिन तो नेट एसेट्स देखोगे। चाहे मैं आज से 20 साल बाद बात करूं, मैं 20 साल बाद भी यही बोलूंगा ना, मैंने 10,000 के शेयर खरीदे थे, उस टाइम 12,000 के हुआ करते थे। 10 साल बाद क्या रेट है वो तो मेरी कमाई है, उसमें मेरा हिस्सा निकालो, मेरे प्रॉफिट में जोड़ दो, माइनॉरिटी का निकालो, माइनॉरिटी शेयर में जोड़ दो, और उस दिन तो सेम ही सिचुएशन रहेगी। वो सिचुएशन तो जिंदगी में चेंज नहीं होने वाली। यार आप 5th क्लास में गिर गए थे, आपको चोट लग गई थी, अब बदल जाएगी क्या वो तो अब जिंदगी भर बोलोगे मैं 5th क्लास में था, मैं ऐसे गिर गया था। उसके बाद जो बदलाव हुए वो तो एक अलग सिचुएशन है। मैं भी यही बात बोल रहा हूं। 1 अप्रैल को शेयर खरीदे थे, उस दिन 2,000 रुपए का फायदा था और उस दिन इतनी माइनॉरिटी थी। उसके बाद मैं प्रॉफिट कमाता जा रहा हूं, कमाता जा रहा हूं, कमाता जा रहा हूं। वो सिचुएशन कभी भी नहीं बदल सकती। ये बिल्कुल वही बात है, आपको बचपन में किसी ने कोई बात कह दी, वो आपको चुभ गई। अब वो कितनी मीठी बातें करता रहे बाद में, वो चुभी हुई बात तो रहेगी। नहीं समझ में आ रही बात? पक्का ना? हे भगवान, मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बेस खत्म कर चुका हूं। वैसे तो मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये एक पार्ट था जिसमें आपको यह समझ में आ गया, और मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन के जरिए तो पूरा समझ में आ गया कहानी क्या चल रही थी।
और आपको कंसोलिडेशन पूरा समझ में आ गया कि मुझे एसएस को ऐसे ओपन करके दिखाना है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे चलूंगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग इसे रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों, लेकिन रिवाइज सभी करके आना यार। बाय बाय।